दोस्तों, we are very fortunate today to have Priyanka ma'am with us. Ma'am secured rank 369 in UPSC CSE 2023. Ma'am has scored 292 in Paved Optional. We are conducting session today so we can learn optional strategy. मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये अपनी ऑप्शनल स्ट्रेटजी के बारे में आपके साथ शेयर करें। फिर इसके बाद में ग्रुप से 1 बाय 1 क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो मैम प्लीज। ओके, हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छी तैयारी कर रहे होंगे मेंस एग्जामिनेशन की, जो भी स्पेशली इस बार लिख रहे हैं या फिर जो नेक्स्ट ईयर लिखने वाले हैं मे बी। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक स्ट्रैटेजी की बात करें, और अगर आप अभी मेंस लिख रहे हो तो वैसे उसको डिस्कस करने का आई डोंट थिंक कि ये राइट टाइम है, क्योंकि अभी आप मेंस लिखने ही वाले हो। तो फिर भी मैं थोड़े से बेसिक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ उसके लिए। तो पबमैट में सबसे पहले जो चीज इम्पोर्टेंट है वो आती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। क्योंकि जैसे कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या है कि क्वेश्चन काफी इजी होता है समझने के लिए कि उसकी क्या डिमांड है। बट पबमैट का नेचर जिस तरीके से अब चेंज हुआ है कुछ पिछले सालों में, तो उससे हमें मुझे स्पेशली जो लगता है वो ये है कि कंटेंट के साथ साथ है ना क्वेश्चन की डिमांड समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप उसकी डिमांड को प्रॉपरली, जैसे मुझे सर ने ये बात बोली थी जब मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, कि कंटेंट कितना भी अच्छा हो पर अगर आप उसकी डिमांड नहीं समझ पा रहे हो ना तो फिर आपको उसमें मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे, क्योंकि आप वो लिखोगे जो आपको आता है उसकी जगह जो उन्होंने पूछा है। तो ये चीज आती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी से। तो इसलिए थोड़ा सा जिसको भी लगता है कि उनकी वो थोड़ी वीक है, तो आप ना उस चीज के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करो। और उसका अभी जो एक इमीडिएट हमारे पास एक तरीका हो सकता है उस चीज को इम्प्रूव करने का, क्योंकि अभी इस टाइम पे हम बुक्स तो नहीं पढ़ सकते हैं दोबारा। उसके लिए ना आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, और वो आई आई थिंक आप लोग ऑलरेडी कर रहे होगे। तो उसमें ना मॉडल आंसर्स जो है उनके थ्रू आप उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है और क्या उसके मॉडल आंसर के अंदर लिखा हुआ है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दी मॉडल आंसर। ऑल्दो वो इतना मॉडल आंसर होता नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल होती है, बट स्टिल यू गेट अ रफ आइडिया कि कैसे हमें उस चीज को समझना है। तो मैंने क्या किया था, मुझे लगता है कि उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प की इस बारी। लगभग 292 सेकंड हाईएस्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उसके लिए मैंने क्या किया था, कि ना जो हमारी करंट ईयर की टेस्ट सीरीज थी, जैसे मैंने ल्यूकमान की थी, उसके साथ साथ है ना मैंने सर की पिछले 2 सालों की टेस्ट सीरीज भी रेफर की थी। मैं उनके मॉडल आंसर्स मैंने रीड किए थे अपनी इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करने के लिए। क्योंकि अभी आप लोग मेंस लिख रहे हो ना, तो मेन फोकस जो है आपका वो होना चाहिए वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट पे, जो जहां से आपको नंबर मिल सकते हैं। तो मैंने उसमें से ना शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने, जैसे कि लगभग 30-40 पेजेस के वो नोट्स थे, क्योंकि बेसिक तो क्या होता है कि उससे हम काफी थॉरो हो जाते हैं अभी इस टाइम तक आते आते। तो उतना बेसिक ना सब लिख लेते हैं, लेकिन उसके अंदर नंबर स्कोर करना मतलब उतने कंटेंट से नंबर नहीं आ पाते। तो इसीलिए वो वैल्यू एडिशन पार्ट के लिए ना आप मॉडल आंसर्स के अंदर से जो कुछ अच्छी केस स्टडीज हो, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हो, उनको आप नोट डाउन कर लो, और उसके बाद उनको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो अभी प्रैक्टिस के टाइम पे ही। वो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो आप उनको अपने आंसर्स में एक बारी तो उसको कोशिश करो लिखने की, और फिर उनको इवैल्यूएट कराओ जहाँ से भी आप कर रहे हो, बिकॉज सेल्फ इवैल्यूएशन भी एक तरीका होता है। लेकिन उतना ज्यादा वो हेल्पफुल नहीं होता ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। उसमें मुझे लगता है कि एक टीचर का ज्यादा रोल, एक टीचर अच्छा रोल प्ले कर सकता है आपके आंसर इवैल्यूएट करने में। तो आप वो चीज एक बारी देखो, आप जहां से भी वो चीज कर रहे हो टेस्ट सीरीज अपनी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मेन मेरा जो फोकस है वो एक्चुअल में वैल्यू एडिशन के ऊपर ही है।
उसके लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, एग्जाम्पल्स लिख लो, अपने जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एक बार आप जरूर गो थ्रू करो, उनको लिखने की कोशिश करो, उनके आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस करो। और अगर आपका पॉसिबल है किसी सीनियर से चेक करवाना, या आपस में अगर कोई ग्रुप है जो चेक कर ले आंसर्स को, तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स के कोई मॉडल आंसर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो एटलीस्ट उन क्वेश्चंस का ना आपके पास एक बेसिक कंटेंट जरूर हो, बिकॉज लगभग क्वेश्चंस थोड़ा सा रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि मान लो 2016 या 17 के टाइम पे स्पेशली जो क्वेश्चन होगा और वो 2-3 साल में नहीं आया होगा, तो उस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आप उनको देखो। उसके अलावा एक और पॉइंट मैं बताती हूँ, आप अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो। तो अगर आप कहीं पर भी टेस्ट सीरीज लिख रहे हो ना, तो वहां पर और भी बच्चे जो लिख रहे होंगे, तो लगभग सारी ही कोचिंग का ना एक ये बेसिक पैटर्न है कि वो लोग बेस्ट कॉपीज अपलोड करते हैं। तो जैसे अंसारी सर भी बेस्ट कॉपीज अपलोड करते थे, उसके अंदर मैं क्या करती थी, जितनों की भी कॉपीज अपलोड हुई है और उन्हें मुझसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, तो मैं उनकी कॉपीज भी गो थ्रू करती थी कि मतलब सेम ही क्वेश्चन के लिए मुझे अगर 5 नंबर मिले हैं तो उसको 6 नंबर क्यों मिले हैं। तो उससे मुझे लगता है कि मेरे आंसर्स काफी इंप्रूव हुए, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट मिलता था, डिफरेंट राइटिंग पैटर्न मुझे देखने को मिलता था, और उसमें फिर जो मुझे अच्छा लगता था मैं नेक्स्ट टाइम उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती थी अपने आंसर्स में। तो आप एक ये एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हो अपने लिए, और ये काफी हेल्पफुल होती है। सुनने में ऐसा लगता है कि थोड़ा हेक्टिक हो सकती है, बट मेरे लिए मतलब ये चीज बहुत वर्क करी थी। तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो या कुछ हो, तो प्लीज मतलब एक ये एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अभी जितने भी आप लोग हो, अगर आप मेंस लिख रहे हो, तो आई होप आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी पबैट की। तो उसके अलावा कैसे मार्क्स लाने हैं, या और अगर कोई स्पेसिफिक डाउट हो, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है बेटर एड्रेस कर पाऊंगी आप सबको। Uh, Ma'am, just wanted to ask, what is a good topper copy that you would recommend as a gold standard for the answers to refer to? मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सी इस साल में लाइक मैं और जो खुशबू ओबरॉय है उसके 294 मार्क्स हैं और मेरे 292 हैं। इफ यू वांट, अगर इस साल में से किसी के देखने हैं तो आप हमारी देख सकते हो कॉपीज, वो आई गेस उसके ल्यूकमान आईएएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। उससे पहले आपको अगर देखनी है तो एक नूपुर गोयल है, 2019 की मतलब सीएससी उनका अटेम्प्ट है। तो उनके उस साल काफी लगभग हाईएस्ट ही थे, आई गेस 311 मार्क्स समथिंग। उनके भी काफी अच्छे आंसर्स है, आप उनकी कॉपीज भी देख सकते हो। ये मुझे और एक महक जैन है, रैंक 17 है। आई एम सो सॉरी, मुझे उनका ईयर याद नहीं है, शायद लास्ट ईयर ही है मे बी। तो उनकी भी कॉपीज वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। उनके भी थोड़े से अच्छे आंसर हैं और थोड़े सिंपल आंसर्स हैं। तो उन उसको देखकर मुझे ऐसा लगा था कि मतलब थोड़ा सा सिंपल लिखकर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैम मेरा एक डाउट था। हाँ। ये ऑफ लेट ना ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चंस आने लगे हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, एजाइल लीडरशिप। तो इन यस सबको यस। मतलब एड्रेस करने का क्या बेटर तरीका है कि हम सारे ओवरऑल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप थिंकर्स को एड्रेस करें, या फिर मतलब हाउ टू हिट द डिमांड? सी ये प्रॉब्लम है ना काफी जेन्युइन प्रॉब्लम है, और ये मुझे लगता है हम सबने ही फेस की थी, मैंने भी फेस की थी अपने टाइम पे। सो लकीली जो क्वेश्चन का सेट मैंने चूज किया वो थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे उसके अंदर मतलब आई वाज एबल टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। तो इसके लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि या तो है ना, आप अगर दो कोई अच्छी टेस्ट सीरीज रेफर कर सकते हो तो वो कर लो। और क्योंकि वो लोग है ना, मेजोरिटी ऑफ ऐसे आजकल जो ये रैंडम क्वेश्चंस है ना, वो लोग भी कवर करने लगे हैं। क्योंकि अभी इस टाइम पे आपके पास इतना कम टाइम है कि आप जो ये अलग से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है ना, कुछ भी ना तो आप इन्हें प्रिडिक्ट कर सकते हो और ना ही आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो।
तो इसलिए इनके लिए ना थोड़ा-सा एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता ही है एग्ज़ाम के अंदर कि क्या पूछ लेंगे। तो वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन का जो सेट चूज़ करोगे, आप वो थोड़ा-सा वाइज़ली चूज़ करो, क्योंकि वो आपके मार्क्स डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है। कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा चूज़ मत करो कि कुछ डिफरेंट सेट चूज़ कर लो कि हाँ, इसको अगर मैं लिखूँगा और बाकी लोग नहीं लिखेंगे तो मे बी कुछ अच्छा हो। ऐसा मुझे लगता है ऐसा नहीं होता। तो आप वो चीज़ देखो। और मैंने इस चीज़ को कवर अप करने के लिए यार, जो मैंने अभी बताया कि मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज़ एक साथ की रेफर की थी ना, मतलब अलग इंस्टीट्यूट्स की नहीं, सेम की, बट प्रीवियस ईयर। तो वो 2-3 सालों में ना उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी कवर हो गई थी, और काफ़ी सारे ये जो रैंडम क्वेश्चंस थे, स्पेशली ये लीडरशिप वगैरह वाले, मोटिवेशन के ऊपर थे। और पेपर 1 पूरा ही लगभग रैंडम सा है। कुछ भी, किसी भी, कोई भी थ्योरी पूछ लेते हैं आजकल। जैसे इफ यू रिमेम्बर, एक वो रेड लाइट ग्रीन लाइट टाइप की थ्योरी का क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा-सा एग्ज़ाम के अंदर आने लग गया है। या तो बेटर है कि आप ऐसा क्वेश्चन का सेट ही चूज़ मत करो, और अगर कंपल्सरी उसमें है, तो फिर जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसके बेसिस पे आप ट्राई करो लिखने का। और वो तब होगा जब आप उसके लिए काफ़ी क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करोगे। तो अभी आप टेस्ट सीरीज़ में प्रैक्टिस करो, या यही सब जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर वाले, इनको थोड़ा-सा इनका कंटेंट सर्च करके ना, और इनको लिखने के लिए ट्राई करो। क्योंकि इनके अंदर ना होता सब सेम ही है, बस ये टर्म आजकल ऐसी आ गई है कि हमें लगता है कि कुछ बहुत डिफरेंट होगा। पर ये ना जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ही हम इन आंसर्स को लिख सकते हैं। तो थोड़ा-सा ना पहले से ही प्रैक्टिस कर लो इस रैंडमनेस के साथ डील करने की, तो फिर आप वहाँ पर भी लिख पाओगे, मतलब इतना लिख पाओगे कि सर्वाइव कर जाओगे उस क्वेश्चन में। जी मैम। मैम जैसे एक बार लिंड ब्लूम का एक शायद कंपलसरी क्वेश्चन ही आया था, तो वो मतलब मेरे कंटेंट में तो नहीं था, तो उसमें मैंने सारा किसका? साइमन लिंड ब्लूम्स डिसीजन मेकिंग मॉडल ऐसा कुछ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ओके, ओके। चार्ल्स लिंड ब्लूम करके कुछ था, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। मैं समझ गई। तो उसमें मैंने सो व्हेन आई अटेम्प्टेड द पेपर, तो मैंने पूरा साइमन लिख दिया। तो इज दैट द करेक्ट अप्रोच? मतलब आई डिड नॉट मेंशन द नेम साइमन, बट बिकॉज डिसीजन मेकिंग के नाम पे मुझे सिर्फ साइमन आता था, तो क्या ये अप्रोच ठीक है? अम, सी अगर वहां पर कुछ उसको ब्लैंक छोड़ने से तो बेटर है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने अपने सर से पूछा था, क्योंकि मैंने भी यही चीज फेस की थी। मतलब मैं मॉक टेस्ट में भी इस चीज को फेस कर रही थी कि अगर कुछ पर्टिकुलर मुझे नहीं आता है तो फिर जो मुझे आता है वो लिख दो। तो सर ने भी मुझे उस टाइम यही सजेशन दिया था, वही सेम मैं आपको दे रही हूँ कि कुछ ना लिखने से लिखना बेटर है। तो मतलब ये अच्छा है कि आप है ना उसका नाम मत लिखो कि जिसकी आप थ्योरी लिख रहे हो। और बहुत ज्यादा ना उसके अंदर ना बस उन्होंने ये कहा था कि कुछ है ना स्टैंडर्ड वर्ड्स है, जैसे साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी के ना कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं जो सिर्फ उसकी थ्योरी के साथ अटैच्ड है। तो आप है ना उन वर्ड्स को रेफर मत करो वहां पे। डिसीजन मेकिंग के अंदर जितना भी आपको रैंडम आता है ना, आप खाली उतना लिखो और अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखो। थोड़ा सा ना आप उसको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो। ये आप कर सकते हो, क्योंकि आपने साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो उन स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज किए बिना भी हम उनको उनके बारे में लिख सकते हैं। तो मुझे सर ने यही बोला था कि किसी पर्टिकुलर उसकी ना जो भी हमारे स्कॉलर्स हैं उनका आप एग्जैक्ट रेफरेंस दिए बिना और उनकी थ्योरी की टर्म्स यूज किए बिना आप उनका कंटेंट लिखो। अगर आपको बिल्कुल भी वो नहीं आता है तो, एंड यू वांट टू अटेम्प्ट, तो उसके अंदर पॉसिबल है कि शायद 2, ढाई, 3 नंबर मिल जाए। राइट मैम, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? मैम एक क्वेश्चन ग्रुप चैट में भी डाला हुआ है। ग्रुप चैट, ओके, मैं देख लेती हूँ। ओके, सो इस एग्जांपल्स की एग्जांपल्स के लिए जो मैंने, व्हाट इज हैपनिंग, हाँ, यस। सो इसके लिए ना आप है ना मॉडल आंसर्स रेफर करो। सी मैंने मॉडल आंसर से ना बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स वाली चीज आप बोल रहे हो ना, ये हमें बुक्स में नहीं मिलती उतनी ज्यादा। उसके अंदर बेसिक थ्योरी ही होती है। और एग्जांपल्स है ना, स्पेशली हमें थोड़े से ना करंट टच के भी अगर हम दे, या फिर हम उनको केस स्टडीज टाइप के एग्जांपल से थोड़ा सा लिंक करें, तो वो ज्यादा बेटर होते हैं।
तो आप है ना वो चीज मॉडल आंसर से सीख सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसके हर आंसर में ना कुछ आपको वैल्यू एडिशन का पॉइंट जरूर मिलेगा। और मैंने इसके लिए थोड़ी सी एक हेक्टिक एक्सरसाइज की थी, मुझे लगता है इनफैक्ट मैंने जीएस पे उतना फोकस नहीं किया, मैंने ऑप्शनल पे ज्यादा ही किया था। तो मैंने इसलिए ना ये सारे मैं छोटी छोटी चीजें ना नोट करती थी, तो वो जो 30-40 पेजेस के वैल्यू एडिशन नोट्स मैंने बनाए थे वो इन्हीं चीजों पे बेस्ड थे, मैं ये एग्जांपल्स वगैरह उसके अंदर नोट करती थी। और अगर आप पेपर 2 की बात करो, उसको भी अलग बनाने का ना यही तरीका होता है। आप है ना उसको एक तो पेपर 1 के साथ थोड़ा-सा लिंक करने की कोशिश करो। वो भी आपको मॉडल आंसर में से सीखने को मिल जाएगा। कि कैसे वहाँ पे ना एक आध स्कॉलर का कैसे आप नाम दे सकते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर थ्योरी का आप मेंशन कर सकते हो उसके बारे में। और पेपर 2 के अंदर है ना कुछ आप है ना एक बार मेरी कॉपीज रेफर करना। ये मैं आउट ऑफ प्रमोशन नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ना अपनी कॉपीज मैंने भी उस टाइम पे ना बहुत वैल्यू एडिशन किया था, और वो ना मैं अपने आंसर्स में लिखती थी जो मेरे मॉक टेस्ट वाले ही हैं। तो उसमें से ना आपको कुछ रेडीमेड कंटेंट भी मिल जाएगा। मतलब लाइक सीखने में कोई बुराई नहीं है, आप उन आंसर्स को रेफर करना, उसके अंदर ना बहुत से स्पेशली पेपर 2 के ही जो है, 1 के नहीं, पेपर 2 वाले जो लास्ट के हैं, आई गेस 6, 7, 8 जो टेस्ट है ना, आप एक बार उसको देखना। उसके अंदर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज और जो डेटा भी होता है, जैसे स्पेशल अगर आप जैसे पंचायती राज वाले उसकी बात करो, तो कहाँ कहाँ पे वो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, किसका क्या डेटा है, सेकंड एआरसी ने ज्यादा क्या बोला है किस चीज के बारे में, और दूसरी कमिटीज ने क्या बोला है। ये सारी चीजें हमारे ना उसको आंसर को जीएस 2 से बेटर बनाती है, मतलब लाइक ऑप्शनल थोड़ा सा बेस्ड बनाती है। तो उन चीजों के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, और वो आप है ना टॉपर की कॉपीज से बहुत सीख सकते हो, मतलब आप उसका ना बिल्कुल लाइक मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट जितना आप कर सकते हो। वो एक रेडीमेड कंटेंट है आपके पास, और बाकी आप जो अभी बिल्कुल ही करंट का कुछ हो तो वो आप मॉडल आंसर्स में से अपने उसमें ऐड कर सकते हो साथ में। जी मैम। मैम एक क्वेश्चन और आया था। एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ। नहीं मैम, डीएम में आया था, हाउ इम्पोर्टेंट हाँ, इज इंटरलिंकिंग पेपर 1 एंड पेपर 2? शुड बी लिंक पेपर 1 विद पेपर 2 ओनली, और पेपर 2 विद पेपर 1 एज वेल? सी दोनों पेपर्स को लिंक करना आपस में बहुत जरूरी होता है, और ये चीज है ना थोड़ी सी मुश्किल होती है करने में। ये तब हो पाता है जब हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो इसके लिए भी ना एक जो हैक है वो अगेन मॉडल आंसर में से सीखने को मिल जाता है। कुछ है ना ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ना उनके अंदर ऑलरेडी ना ऐसा वो लिंकेज दिखा के रखते हैं। तो मैंने भी ना अपने नोट्स में क्या किया था कि जैसे पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स है, तो मैंने ना उसके आगे ऐसे वो जो हम एक फ्लो चार्ट टाइप की चीजें बनाते हैं, उसके थ्रू ना मैंने ऐसे लिख लिया था कि अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया तो मैं पेपर 2 की ये वाली चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ, ये एग्जाम्पल तो मैं लिख ही दूंगी इस आंसर के अंदर। और यही सेम पेपर 2 के लिए मैंने एक्सरसाइज की थी कि कुछ कुछ जो हमारे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, अगर उनमें से किसी पे क्वेश्चन आता है तो वहां पर ये हमारा जो स्कॉलर है या ये हमारी कुछ पर्टिकुलर थ्योरीज हैं वो वहां पे फिट बैठ सकती हैं। तो ये ना एक कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज होती है जो आप ये 2-2.5 महीने में कर सकते हो, जितने में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो और सारी चीजें रिवाइज करते हो ना। क्योंकि उस टाइम पर है ना एक साथ आप बहुत कुछ रिवाइज कर रहे हो, तो सारा ही कंटेंट ऑलमोस्ट आपके सामने होता है, थोड़ा माइंड में फ्रेश होता है। तो वो इंटरलिंकेज वाली चीज सीखना उतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ी सी उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो और थोड़ी सी एक हैंड रिटन प्रैक्टिस करो उसकी। मतलब माइंड में खाली लेके मत चलो कि हम कर लेंगे या वो हो जाएगा। और वो दोनों पेपर्स के लिए पॉसिबल है। इनफैक्ट इंटरलिंकेज ऑफ टॉपिक्स भी होता है, सिर्फ पेपर ही नहीं। जैसे पेपर 1 के अंदर है तो उसमें ही जितने हमारे टॉपिक्स हैं, लाइक आई गेस 12 चैप्टर्स हैं, तो वो आप उनको आपस में कुछ बहुत से टॉपिक्स आप लिंक कर सकते हो, और यही सेम हमारा पेपर 2 का भी है। उसके अंदर भी आप बहुत सारी चीजें लिंक कर सकते हो। जैसे अगर आप लोअर उसकी बात करो गवर्नमेंट की, जैसे पीआरआईज और इसकी बात करो अगर आप, तो उसके अंदर हम ना प्रॉब्लम दिखाते हैं, तो उस प्रॉब्लम के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की। और वो सेंटर स्टेट वाला इशू जो हम पढ़ते हैं वो हम चैप्टर 6 के अंदर, मतलब
जो पेपर 6 के हमारे टॉपिक्स हैं, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वाले टॉपिक्स हैं, उसके अंदर हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो वहां से अगर आपको वो चीज क्लियर है तो उसको आप लोअर गवर्नमेंट की प्रॉब्लम में दिखा सकते हो और एज इट इज उसका सॉल्यूशन भी कोई अच्छा सा मेंशन कर सकते हो सेकंड ARC के अकॉर्डिंग या किसी और कमेटी के अकॉर्डिंग, सरकारी या कमेटी है कोई और, वो है ही मेनली सेंटर स्टेट के लिए। तो आप उसके मतलब उसका रेफरेंस वहां पे दे सकते हो। इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो एंड मेक श्योर कि जो आप प्रॉब्लम्स मेंशन करते हो ना क्वेश्चन के अंदर, मतलब लगभग ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आप उसकी इश्यूज, चैलेंजेस या प्रॉब्लम दिखाते हो, आप जब सॉल्यूशन देते हो ना तो वो सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस होनी चाहिए उस सॉल्यूशन में। ऐसा नहीं है कि वो उन दोनों के बीच में कोई सिंक ना हो, कि प्रॉब्लम आपने कुछ और लिख दी और उसके सॉल्यूशन कुछ और लिख दिए। ट्राई टू मेंटेन दी सिंक बिटवीन दैट, कि जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है तो आपका जो फर्स्ट सॉल्यूशन का पॉइंट हो ना वो उसी का सॉल्यूशन हो वो। ऐसे जो सेकंड प्रॉब्लम आपने मेंशन किया तो आपका सेकंड सॉल्यूशन उसी का सॉल्यूशन हो। इस तरीके से भी आप एक जो है लिंक, एक सिंक मेंटेन कर सकते हैं। जी मैम। मैम एक क्वेश्चन और आया था, हाँ, while writing paper 2 answers they become more GS type, how to differentiate between a GS2 and a paper 2 provide answers? हाँ, इसके लिए मैंने अभी जो बताई ना एक्सरसाइज, वही एग्जाम्पल और केस स्टडीज वाली वैल्यू एडिशन, थोड़ा सा हम डेटा मेंशन करते हैं। सी पेपर 2 के अंदर हम क्या करते हैं ना, हम लोग है ना सब, क्योंकि वो सभी लिख रहे हैं, वो GS है, जनरल है, तो इसलिए वहां पर है ना हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक सॉल्यूशंस या स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं। लेकिन जो ऑप्शनल होता है, जो पेपर 2 है हमारा, वहां पर अगर हम हर एक चीज के लिए ना हम स्पेसिफिक कोई सॉल्यूशन दे, हम किसी कमिटी का नाम दे या हम कोई रिपोर्ट रेफर करें या हम किसी डेटा के बेसिस पे उस चीज को लिखें, तो वो थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शनल बेस्ड होता है। जबकि इतना ज्यादा डेटा और ये सब चीजें अगर हम GS2 में लिखते हैं तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन होता है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे स्पेशली PSIR वाले हैं, तो जनरली हमें देखने को मिलता है कि उनका पेपर 2 में उतना अच्छा स्कोर नहीं होता है। उसका एक ये भी रीजन होता है, हम लोग यूज टू हो जाते हैं वो सब चीजें लिखने के बारे में। GS2 आप थोड़ा सा जनरल रखो, और जो स्पेशली पबैट का पेपर 2 है वहां पर आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हो ना आप उतना हो जाओ, क्योंकि वो एक वैल्यू एडिशन शो करता है। जी मैम। मैम 2 क्वेश्चन और आए हैं ग्रुप में। हाँ, एक सेकंड में देखती हूँ। ये जो टाइम एलोकेशन वाली प्रॉब्लम है, सी ये ना आपको अपने लिए खुद आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ये ना सबकी स्पीड, हैंडराइटिंग और कितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, कौन सा वो क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो हमारे 20 मार्कर्स हैं उनको डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होता है, उनमें मार्क्स भी ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। और जो 10 मार्कर का मेरा भी ये होता था, ज्यादातर मैं 1 घंटा ही दे पाती थी, और उसके अंदर बस इतना था, मैंने लास्ट तक आते आते कोशिश करी कि एक्स्ट्रा 5-10 मिनट और बच जाए। तो इट्स लाइक कि लाइक 65 या 70 मिनट्स, भाई 1 घंटा 10 मिनट का भी टाइम अगर 10 मार्कर्स के लिए बचता है तो दैट इज, आई फील दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि उतने में 10 मार्कर्स लिखे जा सकते हैं, बट आपके बाकी के क्वेश्चंस ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए उनकी क्वालिटी, क्योंकि वो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। And the second question is answer structuring. आंसर स्ट्रक्चरिंग अगेन आंसर राइटिंग की तरह एक आर्ट है, और ये जनरली प्रैक्टिस के साथ ही आती है। मतलब स्टार्टिंग में थी, अगर आपने अभी आंसर लिखने स्टार्ट किए हैं या फिर थोड़ा सा ही आपको टाइम हुआ है तो आपको ये आंसर स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिर भी इसका जो एक बेसिक पैटर्न होता है ना वो लगभग यही होता है कि क्वेश्चन में किस किस तरह आपको ना क्वेश्चन की डिमांड समझ में आनी चाहिए। मतलब ये जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बोला था ना, डिमांड एड्रेस वाला पॉइंट, वो बेसिकली इसी के लिए था, क्योंकि उसकी डिमांड ना हमें आंसर स्ट्रक्चरिंग में हेल्प करती है। कंटेंट तो लगभग सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा अप एंड डाउन वाली बात है कि आप उसको कैसे लिख रहे हो। तो अगर आप उसकी डिमांड को समझ पा रहे हो क्वेश्चन की, तो आपकी आंसर स्ट्रक्चरिंग बेटर हो सकती है, और उसके लिए यू नीड प्रैक्टिस। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज आप इसको थोड़ा ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आप कुछ क्वेश्चन, मतलब डेली बेसिस पे ना आप मॉक टेस्ट लिखो,
या और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए। अगर आप एग्जाम में लिख रहे होते तो आप इसको कैसे स्ट्रक्चर करते, और यही आप मॉक आंसर्स के लिए भी कर सकते हो, और उसके बाद आप उसको मॉडल आंसर से मैच कर सकते हो। तो 4, 5, 10 क्वेश्चन के बाद है ना थोड़ा सा वो बेटर हो सकता है। और अगर आप 2-3 पेपर्स इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद, उसकी स्ट्रक्चरिंग की, फिर आप आंसर लिखोगे, तो वो लगभग इम्प्रूव हो जाता है, हमें समझ आने लग जाता है कि कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना है। मैम एक और डाउट था। हाँ। मैम बिकॉज मतलब कोई भी डिसेंट मॉडल पीवाईक्यू आंसर बुक तो है नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज वंस अ क्वेश्चन व्हिच सेड दैट रिक्रूटमेंट इज डन इन सच अ मैनर सो एज टू फुलफिल द इंटरेस्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस, करेक्ट? तो अब इसमें देयर कैन बी टू अप्रोचेस। फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन को इस टोन में भी समझ सकता हूँ दैट इट्स द बेसिक प्रीमाइस ऑफ द क्वेश्चन इज दैट कॉलोनियल टाइम्स में जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी हमारे इंडिया में, so that was to fulfill the vested interests of their times. However, we need a change. Or I can also interpret it as कि भाई रिक्रूटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फुलफिल करे। तो अब इन फॉर एग्जांपल ये दोनों कॉन्ट्ररी ओपिनियंस आ जाते हैं, तो उसको कैसे हम डिसाइड करेंगे क्या सही है और कैसे टैकल करें? मुझे इसके अंदर ना मतलब वही है, ये अपनी अपनी अप्रोच है, हम कैसे क्वेश्चन को समझ रहे हैं और उसी के बेसिस पे आई गेस सब डिसाइड होती हैं सारी चीजें। जैसे आपने जो बोला इस क्वेश्चन की, मुझे जो एक बारी को क्वेश्चन सुनकर ही मेरे माइंड में जो आया, तो जो आपने सेकंड अप्रोच मेंशन करी मेरे माइंड में वो चीज आई, क्योंकि अब वो आपसे अगर जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो मुझे नहीं लगता कि ये कॉलोनियल वाले उसके बारे में पूछ रहा है। और अगर वो चीज है भी ना, तो आप है ना उसको ना एक पॉइंट के तौर पे मेंशन कर सकते हो। मतलब आप जितना ना प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आंसर करोगे ना, आप जो भी पास्ट होता है ना उसको या तो आप एज इंट्रोडक्शन मेंशन कर सकते हो, और फिर वो जो चेंज वाला एक पॉइंट होता है, या फिर हम हाउ एवर करके लिखते हैं, प्रेजेंट टाइम वाला एक चेंज हम शो करते हैं। उसके बाद फिर आप अपना फर्दर आंसर जो है वो उसको लिख सकते हो। पर ये ना इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज को जस्टिफाई करने के लिए है, तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आ सकता है किसी उस टाइम के जो उनके इंटरेस्ट थे, तो उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट थी। उसके बाद फिर कैसे कैसे वो इवॉल्व हुई, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट चेंज हुए, और अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग क्या इंटरेस्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो जैसे एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, ये मेनली इंटरेस्ट होते हैं अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। तो उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होती है, और फिर आप इसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करो कि कैसे होती है। तो अगर ये पेपर 1 का क्वेश्चन है स्पेशली, तो आप कंट्रीज के बीच का वो दिखा सकते हो कि अमेरिका का के उसके अंदर कैसे वो रिक्रूटमेंट का सिस्टम वहां पर जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड, और हमारा जैसे जैसे इंडिया का है। तो इस तरीके से मुझे लगता है ये आंसर प्रोसीड होना चाहिए। थैंक यू। मैम एक और क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप में, प्लीज। ओके। सी जो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, सी मेरी ना आंसर लिखने की एक बेसिक अप्रोच थी जो हमें सर ने ही सिखाई थी। तो जैसे जब भी किसी थिंकर के ऊपर क्वेश्चन आता है या कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप क्या करो, उसके अंदर है ना आप पहले उस स्टेटमेंट से आपको हल्का फुल्का भी क्या समझ में आया है, आप है ना उसका एक इंट्रोडक्शन लिखो छोटा सा, मतलब वही 2-3 स्टेटमेंट्स का, जितना भी सिंपली आप उसको मतलब एक डिकोड करना है बेसिकली हल्का सा उस स्टेटमेंट को। उसके बाद आप अपना सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करो, और सेकंड पैराग्राफ के अंदर ना आप उस थिंकर के बारे में लिखो। जिस भी थिंकर की वो स्टेटमेंट है, अगर आपको उसके बारे में पता है, तो ये बहुत अच्छा हमारा एक सेकंड पैराग्राफ होता है। इसको ना बेसिक पैराग्राफ बोलते हैं, और ये मेरे आप अगर मेरी कॉपीज देखोगे तो आपको मेरे हर एक क्वेश्चन में दिखेगा। मैंने सेकंड पैराग्राफ में ना हमेशा ही बेसिक लिखा है, चाहे वो थिंकर के बारे में हो, थ्योरी के बारे में हो, या किसी भी चीज के बारे में। जैसे अगर पेपर 2 का भी अगर कोई क्वेश्चन है, अगर पीएमओ के ऊपर ही कोई क्वेश्चन है, तो पीएमओ का क्या बेसिक, पीएमओ कब बना या उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे बिल्कुल बेसिक जो है ना उस चीज का हम पढ़ते हैं 1-2 स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में जो हम बुक में पढ़ते हैं। दैट इज द बेसिक थिंग। तो आप सेकंड पैराग्राफ में उसको लिखो। फिर थर्ड पैराग्राफ से ना आपके क्वेश्चन की जो डिमांड है वो स्टार्ट होती है एड्रेस होना। तो उसके बाद आपको जो समझ में आ रहा है उस स्टेटमेंट के बारे में, या फिर अगर आपको
अगर आपको पता है तब तो ये बहुत इजी होता है इस चीज के ऊपर लिखना, लेकिन अगर आपको नहीं पता ना, तो आप है ना दो चीजों को कोरिलेट करो अपने माइंड में कि उस थिंकर की क्या आइडियोलॉजी थी, जो भी उसने थ्योरीज दिया उसके बेसिस पे थोड़ा उसको समझो, और थोड़ा सा स्टेटमेंट को ना जनरल तरीके से समझने की कोशिश करो, एंड देन रिलेट बोथ दी थिंग्स, उस थिंकर की आइडियोलॉजी और साथ में वो स्टेटमेंट का मतलब, और फिर उसको थोड़ा सा अपने सिंपल वर्ड्स में इलैबोरेट कर दो। मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू एड्रेस अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशली अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता उस क्वेश्चन के बारे में, तो और पता है तब तो फिर बहुत इजी है, तब तो आपको जितना पता है आप उसको एक्सप्लेन कर दो अपने थर्ड पैराग्राफ में, एंड देन कंक्लूड बाय शोइंग इट्स प्रेजेंट रेलेवेंस, जो भी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उस स्टेटमेंट का रेलेवेंस है, या वो प्रैक्टिकली कैसे यूज हो रही है, अगर वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में यूज हो रही है, गवर्नमेंट में हो रही है, या ओवरऑल गवर्नेंस में उसकी इंपॉर्टेंस है, तो आप उस तरीके से लिंक करके आप उसको कंक्लूड कर सकते हो। बट कंक्लूजन ज्यादातर ना वही जो हम बोलते हैं कि वे फॉरवर्ड काइंड होना चाहिए, उस तरीके से आप उसको कंक्लूड कर सकते हो किसी भी आंसर को। किसी का कोई और डाउट हो तो मैम से पूछ सकते हो आप। मैम शायद किसी का कोई डाउट नहीं है, तो सेशन अभी यही खत्म करेंगे। तो मैम ओके ओके, आपकी हुई जो इनसाइट है इसका यूज करते हुए 23 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे फॉरवर्ड में। मैम थैंक यू सो मच, आपने आपका इतना One more, इम्पोर्टेंट टाइम दिया। one more question, ma'am. यस यस Ma'am, प्लीज। how many test papers do you suggest that we give? So I have enrolled with 2 test series at the moment. I think there are ओके 18 papers. So I mean, I enrolled because of FOMO, but do you think that's enough, or should we write more? Or I mean, it's my first mains. ओके ओके ओके, दिस इज योर फर्स्ट मेन। सी आई थिंक कि इतने पेपर सफिशिएंट है, उसके अंदर बस अगर आपको बहुत ज्यादा मन है और भी प्रैक्टिस करने का, तो आप एक काम कर सकते हो कि सी यू नो कि मॉक टेस्ट के अंदर हमारे लगभग 28-29 क्वेश्चंस होते हैं ना, आई गेस सारे क्वेश्चंस मिला के, बट हमें एग्जाम में सिर्फ 19 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप है ना मॉक टेस्ट को तो आप उसके अकॉर्डिंगली करो, लाइक टाइम लिमिट सेट करके उतने ही 19 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके दो, लेकिन जो बाकी के क्वेश्चंस भी उसके अंदर पूछे गए हैं ना, आप उनको भी प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट उनके मॉडल आंसर्स तो जरूर पढ़ना। और अगर आप उनको लिख सकते हो बिना आंसर पढ़े, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, उनकी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो कि अगर आपको ये वाला सेट चूज करना होता या ये कंपलसरी क्वेश्चन होता तो इसके अंदर आप क्या लिखते, उस तरीके से आप अपने वो 18 पेपर्स जो है वो पूरे सॉल्व कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि ये मोर देन इनफ है, इतना बहुत है। अगर आप इन्हीं को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो, तो दे आर सफिशिएंट, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इससे ज्यादा अगर आपका टाइम आपको अलाउ करता है, टाइम टेबल आपका जो भी आपने सेट किया हुआ है, अगर आप और प्रैक्टिस कर सकते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कितना भी कर लो। बट मुझे लगता है कि टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से इतना बहुत है। क्योंकि मैंने खाली 10-11 पेपर्स ही मैं लिख पाई थी, मैंने भी ज्यादा के लिए एनरोल किया हुआ था, बट आई कुडंट मैनेज। तो मेरे भी लास्ट तक सिर्फ 10 पेपर ही मैं लिख पाई थी, 11 भी नहीं आई गेस, और बस उनको मैंने बहुत अच्छे से किया था। लेकिन ओके मैम, और किसी का कोई किसी का और तो डाउट कोई, हो? मैम शायद किसी का कोई और डाउट नहीं है, तो सेशन ओके यही। ओके सो जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने आपका इतना बेशकीमती टाइम निकाला। नहीं नहीं, इट्स ऑल माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। और आप लोग जितने भी लोग कनेक्टेड हो यहाँ पे, अगर किसी को फिर से कोई चीज माइंड में आए तो प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी एनी टाइम। ये लाइक मेरी जो है ये टेलीग्राम आईडी है, वैसे मैं थोड़ा कम एक्टिव रहती हूँ यहाँ पे, बट एनीवेज आप मुझे मैसेज कर लेना अगर कोई भी क्वेरी हो। सो आई ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई टू एड्रेस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, जस्ट नेल इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।